नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो लीजिए, हाजिर हैं हम संविधान की दूसरी क्लास लेकर। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। कल हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बता रहे थे। उसको मैंने 4 प्रावधान से छोड़ दिया था। अब आगे के प्रावधान के लिए हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों आया, कैसे आया ना, और इसके मैंने आप लोगों को पृष्ठभूमि और समस्याएं दोनों ही बताई थी। पृष्ठभूमि क्या थी और समस्या क्या थी ना। तो पृष्ठभूमि तो आपको रट गई होगी, क्योंकि पृष्ठभूमि को मैंने ऐसे समझा दिया था कि कंपनी के भ्रष्टाचार, और दूसरी समस्या थी कि समन्वय नहीं था आपस में। जो प्रेसिडेंसियाँ मैंने आप लोगों को समझाई थी, बम्बई, मद्रास और बंगाल, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के आपस में समन्वय ना होने के कारण व्यापार में घाटा भी हो रहा था, और दूसरा कंपनी में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। तो कंपनी के भ्रष्टाचार की वजह से व्यापार में और ज़्यादा घाटा, कंपनी दिवालिया हो रही थी। और उसी दिवालिया होने के चलते जब कंपनी ने ब्रिटिश शासन को पत्र लिखकर जब लोन मांगा, तब ब्रिटिश शासन के कान खड़े हुए। तो जाहिर सी बात है कि आप भी किसी से लोन मांगेंगे या पैसा मांगेंगे तो सामने वाला भी आपको पैसा तो देगा, लेकिन पैसा देने के साथ साथ 4 सलाहें मुफ्त में और देगा। वही किया ब्रिटिश संसद ने कहा कि हम पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें हम कुछ सुधार करेंगे, और जो सुधार करेंगे वो भी आपके लिए आपकी कंपनी पर लागू होंगे। जैसा मैं बोलता हूँ, जैसा मैं करूँगा वैसा ही। कंपनी राजी हुई। तो सबसे पहले ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का निर्माण किया, और इसके तहत क्या किया था, बंगाल के गवर्नर को सुप्रीम पावर दे दी, और बंगाल के अधीन मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी कर दी गई। इससे क्या हुआ कि आपसी समन्वय का एक रास्ता तैयार हो गया कि बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी जो भी युद्ध और संधि से संबंधित निर्णय लेंगे, उसकी अनुमति सबसे पहले बंगाल की प्रेसिडेंसी से लेनी होगी, यानी कि बंगाल के गवर्नर से लेनी होगी। यानी कि बंगाल का गवर्नर सुप्रीम हो गया। और इसी 1973 के तहत के 1973 की नियम के तहत, यानी एक्ट के तहत, बंगाल का गवर्नर जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। अब कुछ नियम और लगाए गए इसमें। जैसे मैंने कल चौथा प्रावधान आप लोगों को बता दिया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो था बंगाल का गवर्नर जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। और इसी क्रम में बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना वो अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। ठीक है, यहाँ तक मैंने कल आपको क्लियर करवाया था। इसके आगे के चलते हैं। अब क्या हुआ कि जब कोई गवर्नर जनरल बनता है, तो गवर्नर जनरल के अधीन जब 2 प्रेसिडेंसी और आ गई, तो जब पहले एक संभालता था, अब ये तीनों का सुप्रीम हो गया है, तो 3 प्रेसिडेंसी संभालेगा। अब प्रेसिडेंसी जब 3 संभालेगा तो इसके दायित्व बढ़ गए। इसका मतलब इस पर काम का बोझ भी बढ़ेगा। तो काम के बोझ को बांटने के लिए क्या किया गया कि एक परिषद का निर्माण किया गया, जो कि गवर्नर की सहायता करेगी। तो गवर्नर की सहायता के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया। तो अगला प्रावधान हम लिखेंगे यहाँ पे। जो अगला प्रावधान किया गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया। जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल की एक सहायता के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त
4 सदस्य और बनाए गए या और जोड़े गए। अब ये 4 सदस्य कौन कौन से थे, और 4 सदस्य जो जोड़े गए वो किस लिए जोड़े गए थे? गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए। उसकी परिषद एक बनाई गई थी, 4 सदस्यीय परिषद। तो गवर्नर जनरल के अतिरिक्त 4 सदस्य थे, तो इसका मतलब सदस्य संख्या कितनी हो गई? एक तो हो गया गवर्नर और प्लस 4 सदस्य, ठीक है। यानी कि टोटल मिला के कितने हो गए? 5। यानी 5 सदस्यीय परिषद का निर्माण हुआ। जब 5 सदस्यीय परिषद का निर्माण हुआ तो इसमें जो एक तो आपका गवर्नर जनरल हो गया, कौन सा? हेस्टिंग्स। जो गवर्नर जनरल जो था वो हो गया आपका हेस्टिंग्स, ठीक है। और प्लस 4 सदस्य जो थे वो आपके 4 सदस्य जो आए वो अलग अलग 4 सदस्य आए थे। एक इसमें एक पहला नाम आता है बारबेल का आता है, और 3 अन्य सदस्य थे। एक बारबेल था, एक मानसन था, एक फिलिप द्वितीय, एक बारबेल था, मानसन था, फिलिप फ्रांसिस था और क्लेवरिंग था, ठीक है। तो इस तरह से 4 सदस्य जोड़े गए थे। पहला था आपका बारबेल, दूसरा था आपका मानसन, तीसरा था आपका फिलिप फ्रांसिस, और चौथा था आपका क्लेवरिंग। अब चूंकि 5 सदस्यीय आपकी परिषद का निर्माण हुआ, अब इसमें क्या था? इसका एक नियम बनाया गया था कि ये जो 5 सदस्यीय परिषद होगी, इसमें जो निर्णय होंगे वो बहुमत के हिसाब से निर्णय होंगे। यानी कि निर्णय जो था वो बहुमत पर लिया जाएगा। निर्णय जो था बहुमत पे लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुमत जो होगा वो होगा 3+2 का, है ना। 3+2 के बहुमत में आएंगे। अब 3 और +2 के सदस्य जो आएंगे, जिधर 3 हो जाएंगे वही निर्णय मान्य हो जाएगा। अब समस्या ये थी कि जो बारबेल था ये भारत में ही रह रहा था, राइट। जो बारबेल था ये भारत में ही रह रहा था। बारबेल क्या था? ये भारत में ही रह रहा था। और बाकी के जो 3 सदस्य ये इंग्लैंड से आए थे। ठीक है। यानी कि जो 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, 5 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, उसमें से जो 4 सदस्य रखे गए थे, 4 सदस्य में से एक सदस्य जो बारबेल था वो भारत में ही रह रहा था, और 3 सदस्य जो मानसन, फिलिप फ्रांसिस और क्लेवरिंग, ये 3 जो सदस्य थे ये इंग्लैंड से आए थे। अब इनमें ये समस्या थी कि बारबेल जो था ये हेस्टिंग्स का सहयोगी था। जो बारबेल था वो हेस्टिंग्स का सहयोगी था, और इसमें फिलिप फ्रांसिस जो था ये हेस्टिंग्स का विरोधी था। यानी इनमें से 2 सदस्य ऐसे थे कि एक बारबेल था, बारबेल जो था वो हेस्टिंग्स का सहयोगी था, और फिलिप फ्रांसिस जो था वो हेस्टिंग्स का विरोधी था। अब इसमें आपस में समस्या ये आ गई थी कि जब भी कोई निर्णय गवर्नर जनरल ले रहा था, कोई कानून बनाता था, तो उसमें क्या था कि ये 3 सदस्य जो थे
ये 3 सदस्य एक साथ हो जाते थे। अब जब ये 3 सदस्य एक साथ हो जाते थे तो कानून नहीं बन पाता था, क्योंकि जब ये लोग विरोध करते थे और ये तीनों चूंकि इंग्लैंड से आए हुए थे और फिलिप फ्रांसिस हेस्टिंग्स का विरोधी था, जब विरोधी था तो ये तीनों एक साथ हो जाते थे। जब 3 एक साथ हो जाते थे बारवेल और हेस्टिंग्स रह जाता था, यानी 3-2 से निर्णय हो ही नहीं पाता था, है ना। तो अब एक इसमें विवाद शुरू हो गया था। तो आगे आप लिखेंगे, यहां तक आपने लिख लिया होगा, ठीक है, समझ भी गए होंगे। और इसमें याद करने की बात यह है कि जो भी आप इसमें याद करेंगे तो याद रखने वाली बात है बारवेल और फिलिप फ्रांसिस। ये 2 क्वेश्चंस, यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा सदस्य था जो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य था और वो भारत में ही रह रहा था, तो वो था आपका बारवेल। और एक ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सदस्य था जो गवर्नर जनरल की परिषद में आया था लेकिन वो इंग्लैंड से आया था, इंग्लैंड का आया था। तो वो इंग्लैंड से तो 3 आए थे, मानसर, फिलिप फ्रांसिस और क्लेवरिंग। लेकिन इन तीनों में से ये पूछा जाता है कि जो हेस्टिंग्स का विरोधी था, यानी घोर विरोधी था, तो हेस्टिंग्स का घोर विरोधी फिलिप फ्रांसिस था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसकी अब आगे की बात करें तो इन 4 सदस्यों में क्या था कि जो निर्णय होते थे, निर्णय जो था वो आपका आगे लिखेंगे इसमें, इस परिषद में निर्णय बहुमत से लेने का प्रावधान था, ठीक है। इस परिषद में निर्णय जो था वो बहुमत से लेने का प्रावधान था, जिससे क्या होता था कि इंग्लैंड से आए हुए तीनों सदस्य एक साथ हो जाते थे और इससे जो 3 सदस्य जो इंग्लैंड से आए थे ये तीनों एक साथ हो जाते थे और एक साथ होने की वजह से निर्णय नहीं हो पाता था और निर्णय नहीं होने के कारण इन कमेटी में आपस में विवाद होने लगे, है ना। प्रावधान था जिससे, यहाँ लिख सकते हैं आप, जिससे परिषद में विवाद उत्पन्न होने लगे, ठीक है, जिससे परिषद में विवाद उत्पन्न होने लगे, ठीक है। ये तो था आपका 5वां प्रावधान। अब चूंकि इसके बाद इसमें एक और समस्या आई, वो भी आपको बता देता हूँ, लिख लिया होगा, हटा देता हूँ। 6वां जो रूल्स आया, इसमें 6वां रूल्स आया और भी खतरनाक आया, उसने और भी समस्या क्रिएट कर दी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ बताना भूल गया, सॉरी। जो आपके 4 सदस्य आए थे, बारवेल, मानसन, फिलिप फ्रांसिस और चौथा क्लेवरिंग। इनको याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ से उठा लीजिए बा, एक टैग बता देता हूँ, यहाँ से उठाइए माँ, यहाँ से उठाइए एफ और यहाँ से उठाइए का, ठीक है। और इसको एक शॉर्ट ट्रिक बना दीजिए, बम फेंका, ठीक है। ये आपकी एक ट्रिक हो गई कि ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, ये बम फेंका। बम फेंका से आप इन चारों के नाम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, इसको दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ सकता है, ठीक है। नोट कर लें आप लोग। अब अगला जो प्रावधान है,
अगला प्रावधान है इसी में, 6वां नंबर लिख सकते हैं आप, सर्वोच्च न्यायालय। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा की गई थी, है ना, जो कि 1774 में बनाया गया, या ये लिखिए निर्माण किया गया। इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, ठीक है, और जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 4 थी, है ना, लिख सकते हैं इसमें, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 4 थी। इसमें 4 जो थी संख्या, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो एक न्यायाधीश था वो था सर एलिजाह एम्पे, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश था वो था आपका सर एलिजाह एम्पे, है ना, और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो थे हाइड, लिमिस्टर, वो सॉरी हाइड, हाइड, लिमिस्टर और चैम्बर था शायद, चैम्बर ही था, हाइड, चैम्बर और लिमिस्टर, ठीक है। इसमें जो 3 न्यायाधीश थे, जो 3 न्यायाधीश हाइड, चैम्बर और लिमिस्टर, ये 3 न्यायाधीश थे, और ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, है ना, और ये था आपका मुख्य न्यायाधीश जो था सर एलिजाह एम्पे। अब सर एलिजाह एम्पे तो आप याद कर सकते हैं जल्दी से, ये वो भूलता भी नहीं है बड़े आसानी से, क्योंकि ये बहुत धूर्त इंसान था, बहुत ही नहायत ही नालायक जिसे कह सकते हैं, ये बहुत ही गंदा व्यक्ति था, इसे तो भूल ही नहीं सकते। लेकिन हाइड, चैम्बर और लिमिस्टर को याद रखने के लिए आप इसको HCL से याद कर सकते हैं, HCL, ठीक, H फॉर हाइड, C फॉर चैम्बर, L फॉर लिमिस्टर, ठीक है। तो ये भी एक याद करने की ट्रिक होगी, HCL तो सभी को याद होती होगी, है ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, समझ गए होंगे। इसमें आगे लिखवाना शुरू करते हैं, या चाहो तो मैं बोल दूं, चलो लिख ही लेते हैं, इसमें लिख देते हैं, यहाँ तक तो समझ गए होंगे, इसके आगे लिखते हैं। इसमें लिखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत (1774) में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश सर
एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश जिसमें नंबर 1 हाइड, नंबर 2 चैम्बर और नंबर 3 लिमिस्टर। तीन अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये तो रेगुलेटिंग एक्ट के 1774 में जो आपका कलकत्ता में आपका वो बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इनकी एक कहानी आपको बताते हैं कि सर एलिजा इम्पे जो था, सर एलिजा इम्पे जो था, ये बहुत ही निहायत ही गंदा आदमी था, बहुत ही धूर्त किस्म का आदमी था। और साथ में जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, हेस्टिंग्स, ये भी बहुत ही नालायक आदमी था। गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स तो इतना नालायक था कि जब चाहे किसी भी राजा से पैसे मांगता था या कुछ भी कोई सहायता मांगता था या अपने लिए कुछ उपहार मांगता था, ये अक्सर मांगता रहता था। इस क्रम में एक कहानी एक वाकया याद आता है कि एक राजा था, छोटा मोटा राजा कह सकते हैं उसको, जमींदार टाइप का, बिहार का एक राजा था और उसने इन लोगों की काली करतूतों का कुछ सबूत इकट्ठे कर रखे थे। अब चूंकि जो राजा था वो इन लोगों को पैसे नहीं देता था, तो जो हेस्टिंग्स था इसने उस राजा से, यानी बिहार का राजा था, नाम था उसका नंद कुमार। ठीक है, तो नंद कुमार से इसने पैसे मांगे और नंद कुमार ने इसको पैसे देने से मना कर दिया। तो ये लोग इतने धूर्त थे कि सर एलिजा इम्पे और वारेन हेस्टिंग्स, इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र करके उसको फांसी करवा दी थी, यानी कि नंद कुमार को फांसी करवा दी थी, और जिसे इतिहास में न्यायिक हत्या कहा गया। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि संविधान के अनुसार, इस संविधान में जब क्वेश्चन आता है कि इतिहास की न्यायिक हत्या कौन सी थी, तो वो थी आपकी नंद कुमार की न्यायिक हत्या। इसे न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन है, जरूर जोड़ लें, मैं लिखे दे रहा हूं। इसमें लिखेंगे वारेन हेस्टिंग्स और एलिजा इम्पे ने बिहार के जमींदार नंद कुमार को झूठा आरोप लगाकर फांसी चढ़ा दी थी। इसे इतिहास में न्यायिक हत्या कहा गया। इसे इतिहास में न्यायिक हत्या कहा गया। ये क्वेश्चन आता है तो इसलिए इसे याद रखें जरूर। ठीक है, इसे न्यायिक हत्या कहा गया। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए इसमें को मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूं। ठीक है, अब इसी में एक हेडिंग डालेंगे, नोट कर लीजिए, या इसी में लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र।
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या था? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र ये था कि 1773 के एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया था कि जो भी कानून गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बनाएगी, उस कानून को रजिस्टर कराना कोर्ट में जरूरी हो जाएगा। यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो भी कानून बनाए, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर कराए, तभी वो कानून लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल तो सुप्रीम था, लेकिन गवर्नर जनरल के ऊपर कोर्ट को सुप्रीम कर दिया गया। अब इन दोनों में विवाद ये होने लगा कि गवर्नर जनरल कोई भी कानून बना के ले जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट वाले आनाकानी करें। सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद, इन दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। इन दोनों में जब विवाद होने लगा, और तीसरा एक कानून में एक प्रावधान ये किया कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, तो कंपनी के कर्मचारियों को भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी का कर्मचारी कोई भी प्रशासनिक वर्क करने में हीला हवाली करता है, या फिर प्रशासनिक वर्क करने में लापरवाही कर रहा है, या फिर रिश्वत मांग रहा है, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट उसको तलब कर सकता है। जिस चीज़ का घोर विरोध हुआ, यानी कि कंपनी के कर्मचारियों ने भी विरोध किया और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसने भी विरोध किया। तो इसमें अधिकार क्षेत्र में आप लिखेंगे कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो भी कानून बनाए उसे सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया। दूसरा प्रावधान क्या किया? दूसरा प्रावधान किया कि कंपनी के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया, जिसका विरोध हुआ। जिसका क्या हुआ? जिसका विरोध किया गया। और तीसरा इसमें एक काम और कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील केवल प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। ठीक है, इतने नियम लगा दिए। यानी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र जो था, नंबर 1, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को भी कानून बनाए, जो भी कानून बनाए वो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर कराना अनिवार्य है। दूसरा कर दिया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया, जिसका विरोध हुआ। तीसरा काम किया वो किया सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील आप सिर्फ प्रीवी काउंसिल में ही कर सकते थे। अब आप सोचेंगे प्रीवी काउंसिल क्या थी, है ना? चलो प्रीवी काउंसिल भी समझा देते हैं। ये तो नोट कर लिया होगा, ठीक है। प्रीवी काउंसिल जो थी वो एक तरीके से आप ये समझो, प्रीवी काउंसिल
इंग्लैंड की महारानी का सलाहकारी बोर्ड। ठीक है, प्रीवी काउंसिल जो था वो इंग्लैंड की महारानी का सलाहकारी बोर्ड हुआ करता था। तो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? प्रीवी काउंसिल में। ये नियम लगाए थे। हालांकि इन नियमों में सुधार होगा अब, है ना। अगला आपका जो एक्ट है, लिख लिया होगा, इसको साफ कर दें हम। अगला है आपका रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधित अधिनियम 1781। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधित अधिनियम 1781, इसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, यानी ये है रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधित अधिनियम। इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, है ना, वो मैं आपको यहाँ लिखाई दे रहा हूँ। संशोधन क्या किया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 थे, उसमें जो दो प्रावधान किए गए थे कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का रजिस्ट्रेशन, जो उनकी परिषद जो कानून बनाएगी उसका रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट में होगा, और दूसरा कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकेगा। इन दो नियमों को इस एक्ट में खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया। इसके तहत नंबर 1, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को कानून का रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पूरी तरह से समाप्त कर दी गई।
नंबर 2, कंपनी के कर्मचारियों के मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। अब कंपनी के कर्मचारियों के मामले सीधे प्रीवी काउंसिल सुनेगा। ठीक, तो ये था आपका रेगुलेटरी एक्ट का संशोधित अधिनियम 1781, या जिसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। का पिट्स इंडिया एक्ट समय इजाज़त नहीं दे रहा है, बाकी का पिट्स इंडिया एक्ट आपका कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार।